अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल इदरीस फलाई का ऑफिशियल पेज। मेरे साथ इस वक्त एक तरफ से जो आप कैंडिडेट देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे थे डोडा वेस्ट 53 से, एडवोकेट आसिम हाशमी साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक तरफ से मेरे डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत साहब हैं जिन्होंने डोडा वेस्ट 53 से कांग्रेस के मैंडेट पर जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एडवोकेट आसिम हाशमी साहब ने वहां पे कोलिशन को सपोर्ट करने की बात की है। जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का आपस में अलायंस हुआ था, तो उसी सिलसिले में इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का फॉर्म वापस लिया है। आज उसकी लास्ट डेट थी और आज ही के दिन इन्होंने अपना जो है विड्रॉ किया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रदीप साहब भी हैं और आसिम साहब भी, लेकिन सबसे पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें ऐसा क्यों लगा कि जो है डॉक्टर प्रदीप की सपोर्ट में आना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इस तरीके से जो आपने ये फैसला लिया, आप पहले भी जो है ये फैसला ले सकते थे, आप इनके अलायंस में पहले से थे ही, तो आप इंडिपेंडेंट क्यों वहां से खड़े हुए और अब आपको विड्रॉल करना पड़ा? देखिए, जब अलायंस की बात चल रही थी तो अलायंस होते होते जो है अलायंस में रोड ब्लॉक्स आए जो नॉर्मली आते हैं, लोगों तकसीम करते हैं सीटें। फिर एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई कि जिस सूरत हाल में अलायंस के होते हुए कुछ सीटों को फ्रेंडली कंटेस्ट डिक्लेयर किया गया, जिस फ्रेंडली कंटेस्ट की वजह से लोगों में एक जो है तनाव पैदा हो गया। अवाम जो है बेसिकली इसमें जमहूर जो है अवाम बुनियादी डिसाइसिव फैक्टर लोग होते हैं। लोगों की एक आवाज जब बन जाए तो बनती है। डोडा ईस्ट में कर दिया गया, डोडा वेस्ट में किया गया। अब मैं सीधे से आपको बताऊंगा कि बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट थी तब लोगों ने, और बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इशारे आए तो मैंने फार्म भर दिया और मोमेंटम भी अच्छा बना, बड़ा शानदार मोमेंटम बना अल्लाह के फजल से। तो उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो ये जो अलायंस के कैंडिडेट थे प्रदीप जी, तो इनकी तरफ से भी बात आई और हम भी सोचते रहे कि चूंकि ये सीट भी जो है ये जेरीमेंडरिंग करके बनाई गई है, आपके सामने है क्या कुछ खिलवाड़ की गई है। यानी कि ये सीट आपकी डोडा के वेस्ट से शुरू होकर उधर से उधर जाती है और दरमियान में उठा के डोडा ईस्ट के सेंटर से हमारा जोधपुर इलाका उठा के, जिजोत इलाका उठा के इसमें डाल दिया गया। मैं उस इलाके का वैसे डीडीसी भी हूँ। तो मकसद यही था कि इलेक्शन तो जीत नहीं सकते हम, अगर इलेक्शन लोगों पे, अगर इन लोगों का एतमाद होता, जो ये भाजपा की सरकार जो है जो इक़्तिदार में है, अगर लोगों के ऊपर इनका एतमाद होता तो ये सीटों का बंदरबांट ऐसे नहीं करते। इनको लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, अवाम के ऊपर एतमाद नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, देखा पिछले इलेक्शन के रिजल्ट देखे, उसमें देखा कि जहां जहां से हमको ज्यादा वोट आया था वो इलाके जोड़ के तो ये सीट बना दी गई। यानी सीधा साफ तौर पर आप इनको निशाना पा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम इलाकों को अलग अलग कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो किया तो है, लेकिन फिर भी हमने जब नजर मारी, हमने देखा भाई लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले। अगर लोगों ने झांसे में आना होता तो फिर मैं डीडीसी का इलेक्शन नहीं जीतता। वहां भी यही कुछ था, मुझे इसलिए लाया गया कि वहां ये नजर आ रहा था, आपके सामने है तस्वीर, यहाँ नजर आ रहा था कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ क्योंकि नजर आ रहा था कि सीट ऐसे बनाएगी वो जीत जाएंगे। लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया और बड़ा करारा फैसला सुना दिया। लोगों ने कहा नहीं, ये सियासत हम तस्लीम नहीं करते हैं। उस एतमाद को लेके, उन लोगों के एतमाद को लेके जब मैं फार्म भरा तो 2 दिन में कोई ऐसे हालात पैदा हो गए, कुछ लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया, अपने ही लोगों ने, जिससे उनको फायदा हो रहा था। अपने ही लोगों ने, इधर के लोगों ने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जिससे उनको फायदा हो रहा था, बीजेपी के कैंडिडेट को। मैं और मेरी सोच ये कहती है, चूंकि इस रियासत के साथ खिलवाड़, हम लोगों के साथ खिलवाड़, तमाम रियासत के बंदे बंदे से खिलवाड़ हुई, हमसे हमारे सियासी हकूक छीन लिए, हमसे हमारे जो है क्या कहते हैं अपने तालीमी हुकूक छीन लिए। यहाँ तालीम नहीं चल रही है, या तालीम के नाम पे खिलवाड़ चल रही है। स्कूल जो है वर्चुअली क्लोज कर दिए गए हैं और यहाँ हमें इकोनॉमिकली प्लंडर किया जा रहा है। ये रेटली प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारा एरिया जो इकोलॉजिकली पहले ही डिस्टर्ब है, ये ठाठरी में बन रहा है।
रेडली प्रोजेक्ट बन रहा है, एग्रीमेंट हैज बीन डन बाय द पर्सन विद हिमसेल्फ, यानी कि बाहर के लोगों ने एग्रीमेंट करके बाहर के लोगों को हमारा प्रोजेक्ट बेच दिया है, और हमारे लोकल लोगों को वहां मजदूरी तक नहीं मिलती है। ये शाखसान है इनके। जम्मू कश्मीर की रियासत को अफसरशाही चलाती है पिछले 5 साल से। अफसर कौन होते हैं जिनको आप अफसर कहते हैं? उनको कानून की जुबान में पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, यानी कि लोगों के नौकर, वो मालिक हैं। वो पब्लिक दरबार लगाते हैं जम्मू कश्मीर में। वो जनाब पता नहीं क्या करते हैं, वो ब्लॉक दिवस करते हैं जहां लोगों से झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है। वो बैक टू विलेज करते हैं जहां लोगों से झूठ, हमको उसमें उलझा के रखा और हमारी रिसोर्सेज को लूट लिया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद इस रियासत के लोग बड़े बेबस हो गए। अब जिस जमात ने ये सब करवाया, जिन लोगों ने ये सब करवाया, हमारा ये मकसद था उनको करारी शिकस्त दी जाए, उनको यहाँ से जो है उनके नुकूश को खत्म कर दिया जाए, और इस रियासत के उस वकार को, उस रियासत की इस आइडेंटिटी को, इस रियासत के लोगों के हुकूक को, उनकी स्पेशलाइज्ड स्टेटस को रेस्टोर किया जाए। ये जो असेंबली बनने जा रही है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसका और कोई काम नहीं है मां सिवाय बुनियादी यही काम इन एमएलएज का होगा। मुझे नहीं पता है कितना उतर पाएंगे उस पैमाने में, मुझे नहीं पता है कितना स्ट्रगल कर पाएंगे, लेकिन यकीन जानिए कि जिस एमएलए को भी सेकुलर वोट मिलेगा यहां जम्मू कश्मीर में, जिस भी एमएलए को सेकुलर वोट मिलेगा, उससे लोगों की एक ही डिमांड है, एक ही आवाज है, एक ही नारा है कि इस रियासत के जो हमसे हुकूक छीने गए हैं उनको बहाल कर दिया जाए। ये बुनियादी नारा है। यहां कोई छत के बगैर गरीब से गरीब आदमी नहीं रहता। यहाँ आपको मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरी करते सालों से लोग नजर आते। यहाँ के लोग कभी मजदूरी करने बाहर नहीं जाते थे, लेकिन आज हालत यह है कि हमारा मजदूर कभी लद्दाख में मर रहा है, कभी हिमाचल में मर रहा है, कभी सिक्किम में मर रहा है, यहाँ ला खड़ा कर दिया। तो इनसे उम्मीद है। तो हमने फाइनली ये देखा और डिसाइड किया कि कहीं इस तकसीम की वजह से उनको फायदा ना आए। ठीक, कोई और तो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं था, हमने कहा हम ही दे देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक बार डॉक्टर प्रदीप साहब आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, इनके विड्रॉवल से आपको कितना फायदा हो सकता है और इनके वहां पे खड़े होने से आपको कितना नुकसान लगता था? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी मुखातब होके कहा कि मैं हाशमी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो हमारा समर्थन किया, इन्होंने जो हमें इंडिया अलायंस को सपोर्ट करी, और ये सपोर्ट का कारण मैं आपको बताऊं इनका विजाल का, कि सबसे बड़ा यही है कि एक सेकुलर सोच रखते हैं और ये इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि इंडिया अलायंस इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी वही लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो जब हमारी बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि आप उसी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं जो लड़ाई इंडिया अलायंस लड़ रहा है। तो यही बात होने के बाद हमने ये एक फैसला किया कि ये इत्तेहाद को सपोर्ट करेंगे, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसी जरूरत क्यों है, जबकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्होंने अभी कहा था हिंदू और मुसलमान के इलाकों तक को जो है डिवाइड कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि इनको लगता है कि हिंदू हमें वोट करता है और करेगा और मुसलमान जो है दूसरे जमातों को वोट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो बेसिकली तोड़ों की राजनीति है, वो रफनत की राजनीति है। वो हमेशा नफरत का जहर घोलते रहते हैं, और उसकी आपके पास एक जीती जागती मसाल है, जो पिछले ही कुछ दिनों में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं और किस किस्म का इंतशार जो है वो फैला रहे हैं। तो ज़रूरत इसमें यही है कि हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग हमेशा जोड़ों की बात करते हैं। तो जोड़ों की जब बात होती है, हम हमेशा ही जुड़ने की कोशिश करते हैं, और वही एक मिसाल है कि इस केस में भी हम लोग इकट्ठे जुड़ रहे हैं, और इकट्ठे जुड़ के जो भी ऐसी ताकतें जो तोड़ों की बात करती हैं, उनके खिलाफ हम ये लोग लड़ाई जो है मिलजुल के हमेशा लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोच ही मोहब्बत की है, हमारी सोच ही जोड़ने की है, ना कि किसी को तोड़ने की। तो किस तरीके की अगली जो है आप लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी? आप दोनों जब मिल चुके हैं, आपके साथ जो है डॉक्टर चमनलाल जी ने भी कल बयान दिया है, आपकी सपोर्ट में वो भी आए, तो पूरा हर तरीके से अलायंस जो है टकराव कर रहा है, तो किस तरह से जीत? सेकुलर सोच के जो लोग हैं, जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, उन सब का सपोर्ट हमें मिल रहा है। जो
इनकी जो राजनीति है, जो मैंने आपको कहा कि तोड़ों की, नफरत की, इंतशार की, जुल्म की, इसके खिलाफ जितने भी लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं वो इस वक्त हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं और आगे मिलजुल के हम सब लोग, वो चाहे चमन जी हैं, चाहे हाशमी साहब हैं, चाहे जितने भी मैंने आपको कहा कि ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, हम सब लोग मिलजुल के ये लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप सब लोगों का एक साथ मिलजुल करके जो है बीजेपी के साथ टक्कर करने आप लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो कैंडिडेट उतारा है वो पहले से जो है इलेक्शन जीता भी है और काफ़ी जगहों से जो है उठे भी हैं, तो मुमकिन है कि वो वहाँ पे फिर से सीट निकाल सकते हैं। हमसे तो हारा था, आपने कहा जीता है, हमसे तो हारा है और बड़े मार्जिन से हारा है और अपनी बनाई हुई सीट पे हारा है। देखिए मैं किसी को मैं देखो, ये मैं आपको ये कहूँ कि मेरी कतन ये सोच नहीं कि मैं किसी को जाती तौर जो है मैं कभी टारगेट कर ही नहीं सकता। चलिए लेकिन आगे। आपने सवाल ही ऐसा पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने रिकॉर्ड है और बड़े मार्जिन से हारे थे। ठीक है, बड़े मार्जिन से हारे थे। जिस दिन हमारे बैलेट बॉक्स बंद हुए थे, जिस दिन हमारा पोलिंग हुआ था, तो शाम को जब मैं काउंटिंग हॉल में गया था तो वहाँ एक सीनियर ऑफिसर मुझे कह रहे हैं कि आप ना 2 बजे तक, हमारे पास 14 एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि 2 बजे तक आप इलेक्शन हार रहे थे, अच्छे खासे 2 बजे तक पोलिंग थी, लेकिन 4 बजे तक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, 5 बजे तक कह रहे हैं कि 100-150 वोट का फर्क रहेगा। मैंने कहा आप लाओ उन सारी एजेंसीज के बॉसेस को, तो मैं उनको नालायकी का एक एक तमगा पहनाऊंगा। वो बेसिकली रिपोर्ट नहीं दे रहे थे, वो इनके लिए मोमेंट और वेव बना रहे थे, लेकिन वो भी फेल हो गई। लोगों ने जवाब दे दिया, भाई हम ये देखो, वो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए जवाब कि लोगों ने तकसीम की सियासत को रिजेक्ट किया। आप मुझे बताइए, सेकुलर सोच और सेकुलर लोगों की भारत के लिए क्यों जरूरत है? बेसिकली मुल्क जो है हिंदुस्तान, इसका जो आइन बना है, ये यहाँ तो किस्म किस्म के बांट बांट के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। यहाँ तो डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं। यहाँ तो साउथ इंडिया के लोगों का कल्चर ही डिफरेंट है, नॉर्थ के लोगों का डिफरेंट कल्चर है, तो उसमें एकोमोडेशन की जरूरत होती है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब भी लोग गलत समझते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर फिरके के लोगों को, हर जमात को, हर मजहब के लोगों को अपनी मजहबी आजादी होगी। तो यहाँ जब इस किस्म किस्म के लोग रहते हैं, तो कोई एक सोच को आप इस मुल्क पे ला दोगे तो इस मुल्क को तबाह कर दो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जो है लागू करने की बात चल रही है। बस यही है ना इनके पास, और क्या है? बताइए इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? पूछिए किसी को। ये जो बड़ी बड़ी बातें, चलिए लाइए उनको पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब क्या है। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड? चीज क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं है, माँ सिवाय ये कि मुसलमानों का अगर कोई फैमिली, यहाँ तो सिविल कोड या तो कोड सारे यूनिफॉर्म ही है। कोड कहते हैं कानून को। यहाँ क्रिमिनल लॉ पूरा यूनिफॉर्म है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, इक्वली अप्लाई है। यहाँ सिविल लॉ यूनिफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ जो कानून आपकी जात, फैमिली लॉज कहते हैं हम उनको, जो आपके इनहेरिटेंस का कानून है, वरासत का, जो आपके शादी ब्याह का कानून है, जो बाकी चीजें, वो कानून हर एक मजहब के लोगों को अपने अपने। हिंदू जो है वो अपना जो है वो 7 फेरे लगा के, मुसलमान जो है निकाह करके करता है। ये कहता है नहीं नहीं नहीं, हम कानून देंगे, हमारी मर्जी से आप शादी भी करोगे, ठीक है, हमारी मर्जी से आप जो है आपके फैमिली रेगुलेट होंगे। तो उसका मकसद क्या है? वो भी वही नफरत है, वो भी वही तकसीम की सियासत है। आम लोग, सीधे साधे भोले भाले लोगों को क्या पता यूनिफॉर्म सिविल कोड? वो सोच रहे हैं ये भी हमारे लिए को बड़ी अच्छी बात करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, ये दिमाग में उठाए कितना अच्छा कर गए, आपके सामने है, मुल्क को बर्बाद कर गए। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल होगा। ये जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो है मुकाबले में आप सब लोग मिल करके खड़े हो रहे हैं, और क्या लगता है आपको, अगर आप सब लोग जीत पाएंगे तो किस किस तरीके से जो है आप जम्मू कश्मीर को डेवलप करना चाहते हैं और क्या नया बदलाव आप करना चाहते हैं? देखिए, नया बदलाव तो हमारे इंडियन अलायंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा कि हमारा जो बदलाव है वो सबसे पहले किसानों का बदलाव है कि किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको जितने भी उनके हकूक हैं उनको दिलाने में हम उनकी पूरी साथ देंगे। हमारे जो लोकल लेवल पे मैं आपसे बात करूं, नेशनल लेवल की तो आपको पता है कि हम नारी न्याय की बात कर रहे हैं,
हम मजदूर न्याय की बात कर रहे हैं, किसान न्याय की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों के न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें चाहे उनकी पहली नौकरी पक्की का वादा हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के सवालात हों, जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन लोकल लेवल पे भी हम ये हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके जो लोकल लेवल के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो चाहे आपकी नौकरियां हैं, चाहे आपकी ज़मीनें हैं, चाहे आपका कल्चर है। तो हम उसको लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल, एवरीवेयर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म we will definitely protect the rights of the local people. We will definitely protect the rights of the state, including your lands, your employments, everything. So this is the mission and this is the manifesto of Indian National Congress, and in fact the all Indian Alliance partners are supporting the same. So we will definitely look into it. चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे आज हमारे एक साथ। बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने शुरू में कहा था, मैं बेसिकली एक बात आपसे कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात से मैं आइडियोलॉजिकल आदमी हूँ। हम तो ख़ानदानी जुड़े हुए लोग, ख़ानदानी चलते हैं, लेकिन मैं ख़ानदानी वतीरे पे चलने वाला आदमी नहीं हूँ जब तक मैं खुद लॉजिकली कन्विंस ना हूँ। तो मैं इतना कह दूँ कि दो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी जहन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तहरीक समझ के डिफरेंस क्रिएट किया है। आपको मैं बताता चलूं कि 1950 तक जम्मू कश्मीर में अक्सर लोग चंद लोगों के गुलाम थे और सिर्फ काश्तकार थे। अक्सर लोगों को ये चीज़ खबर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ काश्तकार थे। यहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के पास एक चप्पा ज़मीन नहीं था। पूरे साउथ एशिया में शेख अब्दुल्ला साहब ने एक कानून बनाया जिसको आम जुबान में यहाँ खात्मा चकदारी कहा जाता है और अंग्रेजी में बिग लैंड्स एबोल्यूशन एक्ट कहा जाता है। उस कानून ने हमेशा के लिए यहाँ के जो हैं पिछड़े हुए लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, शेड्यूल्ड कास्ट को हमेशा के लिए ज़मींदार कर दिया। बेज़मीन से एक रात में ज़मींदार कर दिया। ये उसकी देन है। दूसरी बात, जिस ज़िले में मैं रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, ये 1949 तक नयाबत भी नहीं थी डोडा में। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हुकूमत बनी तो सीधा इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया और पिछले लोगों का भला हुआ। तहरीक रही है, एक जमात रही है, एक आइडियोलॉजी रही है। इस आइडियोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अब ये देखना है कि अब टकराव क्या बदलाव कर सकता है, लेकिन अभी भी वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है मैदान में खड़े हैं और एक तरफ से बीजेपी की जो है चिल्ली से लेकर दिल्ली तक, जिस तरह कहते हैं, लेकिन वही मरमत से लेकर दिल्ली तक जो है सरकार इस वक्त भाजपा की चला रही है और उन्हीं का कैंडिडेट जो है बीजेपी से शक्तिराज परिहार जी हैं। और एक तरफ से अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलायंस कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप भगत जी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है एडवोकेट आसिम हाशमी साहब कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट उठे थे, आज इन्होंने अपना पूरा मसला जो है विड्रॉ कर दिया है। अब इनकी सपोर्ट में आए हैं। अब देखते हैं किसकी जीत और किसकी हार।